नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की स्थिति और आकार के बारे में। भारत की अवस्थिति और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितना है, इन सब तथ्यों के बारे में जानेंगे। ये हमारा ज्योग्राफी का पहला पार्ट है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भारत स्थित कहाँ पे है और उसका आकार और आकृति कैसी है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के बारे में। तो भारत का विस्तार, भारत का जो मैप है, हमने जो भारत का नक्शा है वो यहाँ बनाया गया है और उस पर सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो भारत का जो मैप है, पहली बात तो भारत के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। भारत विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, जो विश्व की संस्कृतियाँ रही हैं हमारी, उनमें से भारत भी एक है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, तो इसको उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है भारत को। तो ये प्राचीन संस्कृतियों में से एक रहा है और भारत ने अपने जो पिछले 5 दशकों में आर्थिक और अपने सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि की है। पहले 5 दशक पहले, मतलब लगभग 50 साल पहले, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास उतने संसाधन अवेलेबल नहीं थे, उतनी सुविधाएं, उतने इनोवेशन नहीं हुए थे, उतने डेवलपमेंट नहीं हुए थे। और 50 सालों में भारत ने अपना जो विकास किया है वो सराहनीय है। ठीक है, तो भारत का जो विकास 50 साल में हुआ है, बहुत कुछ भारत में बदला है। और बात करें कि यहाँ पे हमारे व्यापार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड ग्रोथ रेट है जो भी भारत का रहा है, तो 50 सालों में बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले ये स्थिति नहीं थी। जब हम आज़ाद हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और उस समय एक नाजुक स्थिति से और आज यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो भारत के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात आती है इसकी आकार की, तो भारत का आकार के बारे में अगर जाने तो आकार से पहले स्थिति के बारे में जानते हैं कि भारत स्थित कहाँ है। भारत स्थित कहाँ है, ये कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध कैसे पता करते हैं हम? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हो गई हमारी पृथ्वी, तो इसको भूमध्य रेखा बीच से डिवाइड करती है। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ये ऊपर का भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है और ये जो नीचे का भाग है आधा, वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, जो ऊपर का भाग है हमारी पृथ्वी को जो आधा डिवाइड करने वाला भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग है, वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिणी भाग वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, इसको यदि हम ऐसे बांट दें तो भारत कहाँ स्थित है? यहाँ पे। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है? इस साइड में। ठीक है, फिलहाल तो ये कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत को किसी भी देश की स्थिति पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसको कुछ काल्पनिक रेखाओं द्वारा विभाजित किया गया है। उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में समझेंगे। जो हमारी ध्रुवों से, एक ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ध्रुव कहाँ पे होते हैं? ये मान लीजिए एक ध्रुव है और ये ध्रुव है, तो इसको जो मिलाने वाली रेखाएं हैं, ये जो मिलाने वाली रेखाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें देशांतर कहते हैं। ठीक है, ये ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं हो गई ये। और देशांतर रेखाओं की एक और खासियत है, इनके बीच की दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पर सबसे कम। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी और आपकी ध्रुवों पर सबसे कम होती है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी कौन सी रेखाएं आती हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ये तो हमारी ऊर्ध्वाधर होती हैं। देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? क्षैतिज। ठीक है, तो जो हमारी भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। अब बात आती है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं मुख्यतः 360 है। ठीक है, कितनी है? 360 है मुख्य रूप से। 360 कितनी है? देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं जो कि हमारी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। इनकी संख्या 360 है। अगर हम बात करें अपनी
अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180। ठीक है, 180 अक्षांश रेखाएं मानी गई हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी को काल्पनिक रूप से विभाजित करती है, ना कि ये कोई रेखा खींची गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेखाएं। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो रेखाएं हैं जो काल्पनिक रूप से खींची गई हैं, तो जो हमारी 180 रेखाएं हैं हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा ही ऐसी अक्षांश रेखा है जिसकी जो लंबाई है सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा ही है। तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कैसी है? जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं भूमध्य रेखा से तो घटती जाती है, लेकिन इनके बीच की दूरी कैसी रहती है? बराबर रहती है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कैसी होती है? हमेशा बराबर रहती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। इसके बाद हमारी जो देशांतर रेखा है उनके बीच की दूरी क्या होती है? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है और ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर निम्नतम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर सर्वाधिक, उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई देशांतर और अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के बारे में एक फैक्ट और बता रहे थे हम कि ये जो रेखाएं हैं भूमध्य रेखा से 180 रेखाएं होती हैं कुल। भूमध्य रेखा से 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में और 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। लेकिन 90 रेखाओं की बात करें तो इस तरह से हम मापते जाएंगे। जो लास्ट रेखा होगी हमारी 90, जो 90 नंबर आएगा हमारा, वो नंबर क्या होगा? वो एक बिंदु रह जाएगा। क्या रह जाएगा? बिंदु रह जाएगा। वो एक रेखा नहीं होगी। जो ध्रुव के पास जो लास्ट होगा, लास्ट हमारी अक्षांश रेखा होगी, वो एक रेखा नहीं, एक बिंदु बचता है। वैसे तो हमारी संख्या जो है 180 मानी गई है, लेकिन दोनों ध्रुवों में ये बिंदु रह जाते हैं। जो लास्ट हमारी अक्षांश रेखा होती है वो क्या रह जाती है? एक बिंदु के रूप में रह जाती है। तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो रेखाएं हैं, हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या वास्तविक संख्या कितनी है, या सरल रेखाओं की अक्षांश सरल रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ये तो बिंदु हो गई, सरल रेखा नहीं रह गए, तो हम कितना लगाएंगे? अगर ऑप्शन में दे रखा होगा तो 180 नहीं, कितना लगाएंगे? 179। ठीक है, 179। ये दो कम हो जाएंगे और एक 0 डिग्री है, तो 180 में एक जोड़िए और 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 179। 179 रेखाएं जो होंगी हमारी वास्तविक रूप से, अगर सरल रेखाएं पूछी जाती हैं तब। अगर रेखाएं पूछी जाती हैं बस अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं तो 180 लगाएंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा या बस रेखाएं ही पूछी जाती हैं तो, ठीक है, या अक्षांशों की संख्या कितनी होती है ये पूछा जाता है तो 180 लगाएंगे। केवल सरल रेखाएं पूछी जाएंगी तब आप लगाएंगे कितना? 179। और जिसमें ऑप्शन में दोनों चीजें हो, 179 भी और 180 भी, या 181 भी सही हो सकता है अगर पूछी जाएंगी केवल अक्षांशों की संख्या। केवल अक्षांशों की संख्या पूछी जाएगी, अक्षांशों की संख्या कितनी बताएं तो 180 भी बता ऑप्शन के अनुसार है, और 181 होगा तो 81 बताएंगे क्योंकि ये भूमध्य रेखा भी इसी में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 181 हो जाएंगी। और अगर सरल रेखाएं पूछी जाएंगी अक्षांशों पर को सरल रेखाएं कितनी है तो वो कितनी होंगी? 179। चलिए इसको हम अगले टॉपिक में कभी कवर करेंगे, पूरा इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कहाँ कहाँ कौन से गोलार्ध में कौन सी जरूरी हैं, कौन कौन सी हवाएं किस तरफ चलती हैं, ये सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में कभी उसका एक अलग से टॉपिक बना के डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बताया अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो हम भारत की स्थिति की बात कर रहे थे। भारत की जो स्थिति है वो क्या है? अगर हम अक्षांश रेखाओं पे बात करें तो हमारी अक्षांश रेखाओं पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। ठीक है, तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया हमारा। इसके बाद देशांतरीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हमारा ये विस्तार है। ठीक है, इसके बाद जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है
32,87,469 किलोमीटर। कितना है? 32,87,469 किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, आकार की बात कर रहे हैं हम, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसकी बात करें हम क्षेत्रफल, ये विश्व का कितना प्रतिशत है, तो ठीक है, ये विश्व का कुल, पूरे विश्व का 2.4% है, मतलब 2.4% है हमारे भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। अब यदि हम बात की जाए, भारत में दो तरह की सीमाएं पाई जाती हैं। एक तो तटीय सीमा, तटवर्ती सीमा है भारत की, और दूसरी कैसी है? स्थल सीमा। ठीक है, तो स्थल सीमा और तटीय सीमा, दो तरह की सीमाएं पाई जाती हैं भारत में, क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधता वाला देश है। इसमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं रेगिस्तान है। जितनी विविधताएं हैं, तो सभी तरह की विविधताएं, कहीं आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, तो सारी विविधताएं, भारत एक बहुत ही विविधता वाला देश है। यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से इसकी विविधताएं हैं, इसकी सीमाओं में भी। सीमाएं किस तरह की हैं? स्थलीय सीमा है और समुद्री सीमा है। ठीक है, स्थल है और तट है। ठीक है, समुद्री सीमा भी है। तो अगर हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो हमारी स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? जो हमारी कुल स्थलीय सीमा है, जो हमारी स्थल वाले देशों को टच करती है, वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद आती है बात हमारी तटीय सीमा की। तो हमारी तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा है हमारी 16.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारी कैसी है? ये हमारी तटीय सीमा है। ठीक है, तटीय सीमा। तो तटीय सीमा हो गई हमारी 7,516.6 किलोमीटर, और हमारी स्थलीय सीमा हो गई 15,200 किलोमीटर। ये तो हमारी सीमा की बात है कि हमारी सीमाएं किस प्रकार की हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि भारत की जो, अगर बात करें हम पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जो लंबाई है, अधिकतम लंबाई है भारत की, वो कितनी है? तो वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। इसके बाद बात आती है कि लंबाई कहां से लेते हैं हम। अगर हम बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहां है? इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल, ये J&K में है, जम्मू कश्मीर में। इसको क्या कहते हैं? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई एग्जामों में। इसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें, तो सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पे? ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट के बारे में एक और खास बात कि इंदिरा पॉइंट 2004 में यहाँ पे सुनामी आई थी। 2004 में यहाँ पे सुनामी आई थी, तो सुनामी की वजह से ये क्या हो गया है? जलमग्न हो गया है। ये जो स्थान था इंदिरा पॉइंट, अब ये क्या हो गया है? जलमग्न हो गया है, जो कि कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल हो गया, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि जलमग्न हो गया है। ठीक है, अब हम यदि पूर्वी बिंदु की बात करें, सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है? किबिथु। ठीक है, किबिथु जो है हमारा, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। ये पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के, जो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, ये सारे बिंदु कभी ना कभी एग्जामों में पूछे गए हैं। इसके बाद हमारा जो आता है पश्चिमी बिंदु, ये कौन सा आता है? गौरमोता। ठीक है, गौरमोता ये हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। गौरमोता कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सबसे पश्चिमी बिंदु। ये हो गई हमारे भारत की सीमा, या भारत की जो जिसे कहते हैं आकार। ठीक है, आकार कितना बड़ा है और कहां से कहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब आकार में ही एक चीज की बात करें कि हमारे भारत की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती हैं। जो हमारी स्थलीय सीमाएं हैं किन किन देशों से लगती हैं। ठीक है, तो हमारी स्थलीय सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? एक तो हमारा है चीन। ठीक है, चीन से हमारी सीमाएं लगती हैं, और चीन को जो रेखा डिवाइड करती है भारत से, भारत की जो सीमा रेखा है चीन के साथ, उसको क्या नाम दिया गया है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? जो भारत की चीन के साथ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, चीन के साथ हमारी कितनी सीमा है?
3488 किलोमीटर। ठीक है, इसको कौन सी रेखा डिवाइड करती है भारत से? मैकमोहन रेखा। ठीक है, उसके बाद बात आती है दूसरी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भारत से कौन सी रेखा अलग करती है? डूरंड रेखा। ठीक है, अफगानिस्तान को भारत से कौन सी रेखा अलग करती है? डूरंड रेखा। भारत से क्या अफगानिस्तान के बारे में बताएं? पहले जब हमारा पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, तभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे डूरंड रेखा। तो ये मुख्य रूप से किसके बीच है? ये मुख्य रूप से वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये जो रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है मुख्य रूप से। ठीक है, तो इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा है, ये टच करती है आके भारत को भी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं भारत के साथ, लेकिन मुख्य रूप से हम किसी के साथ मानते हैं इसको? ये पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है मुख्य रूप से। ये वाली जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। ठीक है, तो अफगानिस्तान की हमारे भारत के साथ कितनी सीमा साझा होती है? 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान की जो हमारे भारत के साथ सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर होती है, जो कि सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम सीमा किससे बनाता है हमारा देश? अफगानिस्तान से ही बनाता है। ठीक है, अगला जो हमारा देश आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से हमारी कितनी सीमा साझा होती है? बांग्लादेश से होती है हमारी 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर जो सीमा है हमारी बांग्लादेश के साथ साझा होती है, और बांग्लादेश ही हमारे भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, जो स्थलीय सीमा है सर्वाधिक वो बांग्लादेश के ही साथ है। हमारी जो सर्वाधिक स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही है। इसके बाद अगला जो आता है हमारा, अगला देश और कौन सा हमारा सीमा बनाता है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा कितनी है? पाकिस्तान की जो सीमा है भारत के साथ वो है 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर है। और पाकिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा, उसे क्या कहते हैं? ये जो रेखा है सीमा रेखा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पहले जब पाकिस्तान का ही भाग बांग्लादेश हुआ करता था, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था, तो ये रेड क्लिफ रेखा हम भारत और बांग्लादेश के बीच भी मानते थे। जब पाकिस्तान भारत का ही पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे, पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, तब की बात है ये। लेकिन अभी वर्तमान में किसके साथ है ये रेड क्लिफ रेखा? ये पाकिस्तान के साथ है। और कितनी सीमा बनाती है भारत के साथ? 3323 किलोमीटर सीमा बनाती है। उसके बाद और अगला देश कौन सा है जो हमारे साथ सीमा बनाता है? म्यांमार। ठीक है, ये रहा म्यांमार। म्यांमार हमारी कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से बनती है हमारी। इसके बाद अगला देश है नेपाल। नेपाल के साथ हमारी कितनी सीमा बनती है? 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनती है। भूटान की बात करें तो भूटान के साथ हमारी कितनी सीमा बनती है? भूटान के साथ हमारी सीमा बनती है 609 किलोमीटर की। ठीक है, 609 किलोमीटर की। इसके बाद अगर बात करें हम, ये तो हमारे हो गए स्थलीय सीमा बनाने वाले देश। अब समुद्री देशों में अगर बात करें तो सबसे पास में जो भारत के सबसे निकटतम समुद्री देश हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है हमारा श्रीलंका। ठीक है, सबसे पहला है श्रीलंका। और श्रीलंका से ही थोड़ा सा नीचे की साइड में कौन सा है हमारा? मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव समुद्री सीमा में भारत के सबसे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत के सबसे पड़ोसी देश समुद्री सीमा में कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं हमेशा से। श्रीलंका और मालदीव से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं भारत के। ठीक है, और भारत और श्रीलंका बहुत ही निकटतम है। इनके बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है। इनको कौन सी खाड़ी अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो खाड़ी है उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, पाक स्ट्रेट, यहाँ पे पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि। ठीक है, पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और पाक जलसंधि कहाँ स्थित है? ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि। ठीक है, और इसे पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। पाक जलसंधि या पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे नाम है, पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी भी यहीं स्थित है। ठीक है, और अगली चीज एक पंबन द्वीप, यहाँ पे पंबन द्वीप पाया जाता है। पंबन द्वीप पर ही स्थित है रामेश्वरम का मंदिर। रामेश्वरम के मंदिर पे तीर्थ स्थान माना जाता है और बहुत सारे लोग भारत के वहां जाते हैं। ठीक है, तो रामेश्वरम जो राम भगवान का मंदिर, वो राम जी ने कहते हैं, ये पुरानी मान्यता है रामायण के, जो हमारा महाग्रंथ है, जो हमारा रामायण है, उसमें उसके अनुसार माना जाता है कि वो जो मंदिर है
तो समुद्र तट पर भगवान राम ने उस मंदिर की, मतलब उस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो वहीं पे क्या बना है, हमारा रामेश्वरम मंदिर। तो ये कहाँ पे है, ये भी हमारा जो पंबन द्वीप है, भारत और श्रीलंका, ठीक है, इनके बीच में पंबन द्वीप है, वहीं पे रामेश्वरम मंदिर पाया जाता है, ठीक है, स्थित है। ये तो हो गई हमारी श्रीलंका के साथ कौन कौन सी चीजें, श्रीलंका और भारत के बीच क्या क्या स्थित है। तो क्या है, पाक जल संधि, पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य, पंबन द्वीप और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये हमारी इतनी चीजें भारत और श्रीलंका के बीच पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगली जो बात करते हैं, भारत का समय निर्धारण। तो भारत का समय निर्धारण कैसे होता है, किसी भी देश का समय निर्धारण होता है, हमारी जो ग्रीनविच रेखा है, हमारी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, जिसे हम 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर ही हमारी, उसी से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, ठीक है। पूरे विश्व का समय निर्धारण 180 डिग्री देशांतर से ही होता है, वहां से समय पूरे विश्व का निर्धारित होता है। यदि हम उससे राइट साइड में जाते हैं, जब हम ग्लोब पर मान लीजिए ये रेखा है, उससे अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारा समय क्या होता है, आगे बढ़ता है, और लेफ्ट साइड में जाते हैं अगर, तो हमारा समय क्या, पीछे हटता है। राइट साइड में जाने पर आगे बढ़ता है और लेफ्ट साइड में जाने पर पीछे हटता है। इसी तरह से हर देश ने अपनी एक मानक समय रेखा मानी है, ठीक है। इसी तरह से हमारी मानक यामोत्तर जो रेखा है, उसको हमने कितना माना है, 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट जो हमारी रेखा है, वो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। इसी से भारत का समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये कहां से गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, या फिर एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ये मिर्जापुर से गुजरती है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक है, मिर्जापुर से गुजरती है उत्तर प्रदेश के, और नैनी इलाहाबाद से भी गुजरती है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। जो हमारी मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री है, वो नैनी इलाहाबाद और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि हम जो हमारी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, उससे किस साइड में है, तो हम हैं उससे राइट साइड में। तो राइट साइड में जाने पर हमारा भारत पड़ता है, ठीक है, राइट साइड में जाने पर हमारा भारत पड़ता है। तो राइट साइड में जाने पर टाइम बढ़ेगा, तो मतलब ये इसको हमने माना है, यहां पर समय के हिसाब से 0 है, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। तो हमारी जो रेखाएं हैं, हमारी जो मानक रेखा है, वो 82 डिग्री है, ठीक है, 82 डिग्री है। एक डिग्री रेखा का जो, मतलब एक डिग्री रेखा को पार करने में जो सूर्य के किरणों को समय लगता है, वो 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है, और 4 मिनट का समय लगता है। इसी तरह से 82 डिग्री और 30 मिनट का जब हम समय निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारा, 5.5 घंटे, ठीक है। 5.5 घंटे का एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी तरह से 1 घंटे को पार करने में कितना समय लगेगा, सूर्य की किरणों को, 1 घंटे को, वो 1 घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं पार होंगी, तो 15, ठीक है, 15 देशांतर रेखाओं को हम 1 घंटे में पार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो रेखाएं हमें पार करनी है, 82 डिग्री 30 मिनट रेखाएं पार करने में कितना समय लगता है, 5.5 घंटे का। तो इसीलिए जो हमारी मानक ग्रीनविच रेखा है, जिससे हमारे पूरे विश्व का टाइम निर्धारित किया जाता है, उससे हमारे जो देश भारत का टाइम है वो 5.5 घंटे अधिक आगे रहता है, मतलब जो हमारा टाइम है। और ये ग्रीनविच रेखा के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये पूछा जाता है कि ये कहां से गुजरती है, तो ये लंदन से गुजरती है, ठीक है। ये कहां से गुजरती है, लंदन से गुजरती है ग्रीनविच रेखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रीनविच रेखा के बारे में, भारत का समय निर्धारण, और इसकी सीमाएं भी जान ली हमने। अब यदि बात करें हम भारत, तो वैसे तो भारत के जो यूनियन टेरिटरीज हैं, एक हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी हमारा भारत का ही हिस्सा है। और इस साइड में हमारा क्या है, अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप स्थित है, ठीक है, लक्षद्वीप है। और इधर बंगाल की खाड़ी में हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाने तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, जो पूछा ही जाता है एग्जामों में, कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद और बात करें तो अंडमान निकोबार के बारे में, तो हमारा जो नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप, ये अंडमान में स्थित है, नारकोंडम द्वीप। और इसके बारे में क्या खासियत है, यहाँ सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है, कहाँ पे,
नारकोंडम द्वीप पे हमारा सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। ये कहाँ स्थित है? अंडमान में ही स्थित है। दूसरी बात, ये तो हमारा सुसुप्त ज्वालामुखी है। भारत का एक जागृत ज्वालामुखी भी पाया जाता है। वो कौन से द्वीप पे पाया जाता है? तो वो बैरन द्वीप पे पाया जाता है। कहाँ पे? बैरन द्वीप। और ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान के मध्य में स्थित है। ठीक है, एक जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है, वो कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप पर, जो कि हमारा मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सर्वाधिक जल सीमा बनाने वाला जो हमारा द्वीप समूह है। ठीक है, अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो। ठीक है, इसके बाद मतलब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, इसके बाद हमारा इधर क्या आता है? लक्षद्वीप समूह। ठीक है, इस साइड में हमारा हिंद महासागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों द्वीप समूह। अब इसके बाद हम जानते हैं कि भारत के कौन से प्रदेश हैं, उनका क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा क्रम है, या सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश कौन सा है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, तो हम यदि बात करें हमारे यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की, तो पहले तो हमारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा हुआ करता था? क्षेत्रफल के हिसाब से भी हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वो सबसे बड़ा था पहले, जब हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था। अब जब हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, तो अब कौन सा सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लद्दाख। उसके बाद दूसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर। और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जो पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, अब कौन सी? थर्ड पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था पहले केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के अनुसार, वो अब तीसरे नंबर पे आ गया है। सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। इसी तरह से अगर हम अपने राज्यों की बात करेंगे तो राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो कितनी है? फोर्थ। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे आता है यूपी। यूपी फोर्थ पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े हैं। अब यदि हम बात करें, एक तो हमारा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने डिग्री होती है? ये 23.5 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट होती है कर्क रेखा। और ये क्या होती है? हमारी अक्षांश। 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश। और ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से डिवाइड करती है। भारत को बीचों बीच से डिवाइड करने वाली रेखा पूछी जाती है एग्जामों में, तो कौन सी है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री पर ही दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा पाई जाती है? मकर रेखा। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे कर्क रेखा। और यहाँ पे क्या पाई जाती है? उतनी ही दूरी पर भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर ही हमारी मकर रेखा पाई जाती है। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारे भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो सबसे पहले ये किससे गुजरती है? गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर जाती है। इन राज्यों को, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको लिखा गया है। कर्क रेखा हमारी कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टेट मतलब कौन से जो हमारे प्रदेश है ऐसा जिसकी समुद्री सीमा सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाने वाला हमारा कौन सा है प्रदेश? सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाने वाला कौन सा है? गुजरात। ठीक है, गुजरात हमारा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हमारा सर्वाधिक समुद्र के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब यदि हम समुद्र के किनारे पर अपने राज्य हमारे कितने समुद्री सीमा बनाते हैं, कितने राज्य भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एमपी पीसीएस में पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने भारत के राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। तो कुल 9 राज्य भारत के समुद्री सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य भारत की कुल समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, वो आपने मैप आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे देश हैं, अब देशों के साथ भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से देश के साथ कितने राज्य और कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, त्रिपुरा बनाता है और पश्चिम बंगाल बनाता है।
कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इतने जो हमारे राज्य हैं ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अब सर्वाधिक सीमा की बात करें, सर्वाधिक सीमा भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ बनाता है? तो पश्चिम बंगाल बनाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद बात करें चीन की, तो चीन के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये हमारे किसके साथ सीमा बनाते हैं? चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। ठीक है, चीन के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो जम्मू कश्मीर चीन के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद अब जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर सीमा तब बनाता था जब हमारा केंद्र शासित प्रदेश अलग नहीं हुए थे। वर्तमान समय में यदि बात की जाए, वर्तमान समय की हम बात करेंगे तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है हमारा चीन के साथ? तो हमारा लद्दाख। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग? लद्दाख। वर्तमान अब जब क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों दे रखे होंगे, तो आप क्या लगाएंगे? लद्दाख। और अगर लद्दाख नहीं है ऑप्शन में, कभी कभार क्वेश्चंस ये होते हैं कि पुराने क्वेश्चंस को ही रिपीट कर लेते हैं एग्जामिनर, तो आपको क्या लगाना है? तो जम्मू कश्मीर लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? लद्दाख। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा वैसे कौन सा बनाता है? लद्दाख। उसके बाद नेपाल की बात आती है, तो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? बिहार। और कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये हमारे किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। और सर्वाधिक सीमा नेपाल के साथ कौन बनाता है? हमारा बिहार बनाता है। उसके बाद म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये हमारे म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। और सर्वाधिक सीमा मिजोरम बनाता है। कौन सा सर्वाधिक सीमा बनाता है हमारा? ये मिजोरम। इसके बाद बात करते हैं हमारे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? जम्मू कश्मीर, पश्चिम पंजाब और गुजरात, राजस्थान। ठीक है, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, ये जो यहाँ पे हमारे राज्य स्थित हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ कौन बनाता है? तो राजस्थान हमारा सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान हमारा सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। इसके बाद अगला जो आता है हमारा देश भूटान। भूटान के साथ हमारे कौन कौन से प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। सर्वाधिक सीमा की बात करें, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो असम सर्वाधिक सीमा बनाता है। किसके? भूटान के साथ। ठीक है, असम सर्वाधिक सीमा बनाता है भूटान के साथ। इसके बाद अगला जो है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से एकमात्र हमारा प्रदेश सीमा बनाता है कौन सा? पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर। ठीक है, पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है हमारा, वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे देश, और उन देशों के साथ कौन कौन से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं, सर्वाधिक सीमा कौन से बनाते हैं, ये आप जरूर से जरूर याद कर लें। इनको, इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे आप, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, आप इसको सही करके आएंगे और आपको पूरा मार्क्स मिलेगा उसका। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक दो बार अवश्य देख लें। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के सबसे बड़े जिले, ठीक है, उनका क्रम। तो सबसे बड़ा जो जिला है भारत का वो कौन सा है? कच्छ जिला। और ये कच्छ जिला कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा भारत का जिला कच्छ जिला। दूसरा है लेह, जो कि कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दूसरा जिला लेह जम्मू कश्मीर पर पाया जाता है। तीसरा जैसलमेर, ठीक है, राजस्थान में। और चौथा बाड़मेर, ये भी राजस्थान में। और पांचवा बीकानेर, और ये भी राजस्थान में। ये 5 बड़े जिले हैं भारत के, जो सबसे बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा जिला पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन में, तो आप कच्छ याद रखेंगे, ये गुजरात में है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है भारत का। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन भारत के बारे में। भारत की स्थिति को समझा हमने, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत की कौन से देशांतरों के बीच स्थित है, कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है, सारी जानकारी को हमने देखा। कौन कौन से स्टेट क्षेत्रफल के मामले में बड़े हैं, सारी जो जानकारी थी भारत की बेसिक समझ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सही होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपके एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन के बराबर है। ये सारी चीजें आपके अच्छे लेवल के एग्जामों में भी पूछी जाती हैं और वनडे एग्जामों में भी पूछी जाती हैं। फर्क बस इतना है कि वनडे एग्जाम में इनसे एक फैक्ट उठा के उसी से क्वेश्चन बना देते हैं, और जब आपका अच्छे लेवल का पीसीएस देते हैं, आप एमपीपीएससी देते हैं या फिर बीपीएससी देते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं, तो उनमें भी क्वेश्चन आते हैं। एमपीपीसीएस का ये क्वेश्चन था, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो 9 जिले हैं, समुद्र के किनारे कितने जिले लगते हैं, तो ये एमपीपीसीएस ने पूछा था। तो इस तरह के ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जब आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एग्जामिनर की ये डिमांड होती है कि वो आप अपने भारत के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने भारत के बारे में कितने जागरूक हैं,
उसकी अवस्थिति के बारे में, उसके आकार के बारे में आप कितना जानते हैं, तो वो फैक्ट्स आपको आने चाहिए, ये आपसे अपेक्षा की जाती है एग्जामिनर के द्वारा। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आगे भी आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह की आगे भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सूचना, ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहां पे हम आपको इश्यूज वाइज करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर कवर कराते हैं पिक्स के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से भी। आपको एक इशू के बारे में थोड़ी सी जानकारी 5-6 लाइनों में दी जाती है, जो आपके एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।